हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारा केवीएस का ये हमारा 4th वीडियो होगा जो वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर है उसमें, क्योंकि इससे पहले मैंने यूनिट 1, 2 और यूनिट 5 को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, सिर्फ 15-15 मिनट की वीडियो है, उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आप ज़रूर देखिए एग्ज़ाम देने जाने से पहले, क्योंकि इसी पैटर्न पे एचएम में भी आया था, इसी पैटर्न में वाइस प्रिंसिपल में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोगों का रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जो केवीएस का जिनका भी पेपर है वो एक बार प्लेलिस्ट को छान के, घोल के, पी करके ज़रूर जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पास होना चाहते हैं तो वो शॉर्टकट जो समरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कुछ एक टॉपिक याद कर लीजिएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं तो उनको जरूर करना है। जो डिसेबिलिटीज़ वाला टॉपिक होता है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन उससे हैं। और उसके अलावा जो इससे पहले वाली यूनिट थी उसमें भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो थ्योरीज है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एरिक्सन की थ्योरी जरूर पढ़ के जाइए। कोलरबर्ग और पियाजे वगैरह तो आपको पता ही होगा, लेकिन एरिक्सन की थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है। और मैं इंग्लिश में भी अभी क्वेश्चन दिखा दूंगी, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो मानसिक स्वास्थ्य एक संकल्पना है, यानी कि कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको इंग्लिश में दिखाने की जरूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ ही था कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्रकार का क्या है। तो ऑटिज्म जो डिसऑर्डर है, मैंने कहा ना डिसऑर्डर से या डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो ये ऑटिज्म जो होता है ये एक बौद्धिक अक्षमता होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ये देखिए क्वेश्चन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर होता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो ये जो डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये चारों टाइप की जो डिसेबिलिटी उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ऑटिज्म में होता है कि ऑटिज्म में जो बच्चा होता है वो ज़्यादा समाज से दूरी बना लेता है, अपने में ही रहता है और समाज से उसको इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यालय के छात्रों में अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, ये अनुपात और समानुपात को पढ़ाएंगे, यानी कि रेशियो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। फिर ये एक्सपोनेंट एंड पावर के कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। सीधी सी बात है, अनुपात और समानुपात और एक्सपोनेंट और पावर ये मूर्त नहीं अमूर्त रूप से वैसे भी मैंने अगर सीटेट में पढ़ाया था आप लोगों को कि मैथ्स का नेचर खुद कैसा होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, मैथ्स का खुद नेचर अमूर्त होता है, लेकिन हमको सिखाना कैसे है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है कि अनुपात और समानुपात की संकल्पना पढ़ाना, फिर क्या करना, एक्सपोनेंट एंड पावर को पढ़ाना। तो ये अमूर्त चिंतन का विकास करते हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट है भिन्नों यानी कि फ्रैक्शन को पढ़ाना, और फिर हम किसको पढ़ाएंगे, रैशनल नंबर को पढ़ाएंगे। तो ये बात भी सही है, मतलब वो रिलेट करेंगे और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करेगा। थर्ड है कि सिमेट्री, समरूपता का मतलब होता है सिमेट्री को पढ़ाना और फिर मेंसुरेशन को पढ़ाना। तो सीधी सी बात है, सिमेट्री या मेंसुरेशन के लिए आप लोगों के सामने मूर्त कॉन्सेप्ट का होना, यानी कि जो प्रत्यक्ष चीज़ों का होना बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरी है। सीधी सी बात है, अगर हम कोई रेक्टेंगल दिखा रहे हैं तो रेक्टेंगल या क्यूबॉइड दिखा रहे हैं तो उनके पास एक क्यूबॉइडल शेप का एक बॉक्स होना चाहिए, ताकि वो आसानी से सीख सकें। ठीक है, और फोर्थ है कि पहले भिन्नों की संकल्पना पढ़ाना, यानी कि फ्रैक्शन को पढ़ाना, फिर डेसिमल पढ़ाना। तो ये भी आप कहीं ना कहीं अमूर्त चिंतन हो जाएगा। लेकिन क्या थर्ड वाला अमूर्त चिंतन दे रहा था? नहीं, क्योंकि इसके लिए आपका मूर्त चीज़ों का होना ज़रूरी है, मूर्त चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा। अब ये इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को मतलब इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है, तो इसीलिए इंग्लिश वाला भी एक बार समझ लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए क्या चाहिए होगा, पहले आपको सिमेट्री और मेंसुरेशन, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्थानों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने की अत्यंत आवश्यकता है, क्यों? तो डाइवर्सिटी को शिक्षा संस्थानों में बढ़ावा देने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि एजुकेशन का क्या हो रहा है, भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आप डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो रिलेट कर रही हैं एजुकेशन को लेकर के, इसीलिए शिक्षा संस्थानों में विविधता को बढ़ावा देना आवश्यक है। ये तो ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी परिस्थितिवश राजेश एक लड़का है जो 12 साल का लड़का है, वो किसी विद्यालय में इनरोल नहीं कर पाता, यानी कि उसका दाखिला नहीं हो पाता। उसके पास आवश्यक
कंप्यूटेशनल कौशल यानी कि उसके पास कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल है उसके पास, वह सीखने के लिए किसी विद्यालय में दाखिला लेना भी चाहता है। तो राजेश में क्या है? तो राजेश में अधिगम के लिए दृष्टिकोण है, सीखने की क्षमता है, अधिगम के लिए अभिरुचि है या अधिगम के लिए रुचि है। तो देखिए क्योंकि उसके पास एक स्किल है, तो स्किल है यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके पास एप्टीट्यूड है फॉर लर्निंग, एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में देखिए ऑप्शन दे रखा है एटीट्यूड फॉर लर्निंग, एबिलिटी टू लर्न, एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग या इंटरेस्ट फॉर लर्निंग। तो एप्टीट्यूड है क्योंकि उसके पास स्किल थी, यहाँ पे एप्टीट्यूड आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश स्वयं को हर समय नीचे रखता है, वो अक्सर नकारात्मक रहता है, मतलब हमेशा निगेटिव रहता है, हमेशा खुद को लो फील करता है, वो दिए गए कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में अपनी क्षमता पर उसे भरोसा नहीं है। जो उसको काम मिलता है, टास्क मिलता है, तो उसको खुद पे बिलीव नहीं है कि वो कर भी सकता है या नहीं। तो राजेश दर्शा रहा है, यहाँ क्या दर्शा रहा है कि उसके अंदर लो सेल्फ स्टीम है यानी कि निम्न आत्म सम्मान है। ठीक है, खुद के प्रति, इसको इंग्लिश में लिखा था लो सेल्फ स्टीम। तो ये तो बहुत ईजी सा था, इसीलिए ये ऐसे समझ लीजिएगा। और ये ऑब्वियसली सबके जीवन में ये फेस आता है और इसी सब चीज़ों से निकलना होता है हमें। अब असर्शन और रीज़न का एक क्वेश्चन है। असर्शन में कह रहा है कि एक दर्शन के रूप में समावेश की चर्चा यानी कि इंक्लूजन की का जो डिस्कशन है तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह विविधता के संदर्भ में स्थित ना हो। तो बिल्कुल सही है, इंक्लूजन आप कब करोगे? जब सोसाइटी में डाइवर्सिटी होगी ना, मतलब डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट हैं, चाइल्ड हैं, वो होंगे, अब बैकवर्ड वाले स्टूडेंट होंगे या फिर डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट होंगे, तभी तो आप इंक्लूजन करोगे ना। तो ये बात एकदम सही है। आर कह रहा है, रीज़न इसका बताया जा रहा है कि विविधता का दायरा व्यापक हो जाता है, मतलब जो डाइवर्सिटी का जो दायरा है वो बहुत व्यापक होता है क्योंकि सीमांत यानी कि मार्जिनल जो सामाजिक समूह हैं, सोशल ग्रुप हैं, अपने मुद्दे को समाज द्वारा अभी स्वीकृत और स्वीकार करने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ का उपयोग करता है। तो बिल्कुल जिनके साथ मतलब जो डिसएडवांटेज चाइल्ड होते हैं, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी वाले जो सामाजिक समूह से होते हैं, मार्जिनल ग्रुप जो बहुत कम जो इनके साथ मतलब दिक्कतें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, समाज द्वारा खुद को स्वीकार करने के लिए कई सारे प्लानिंग वगैरह करते हैं, कई सारी रणनीतियाँ निकालते हैं। तो ये बात भी एकदम सही है, लेकिन क्या ये इसका रीज़न हो सकता है? असर्शन का क्या ये रीज़न हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। असर्शन में समावेशन की बात की जा रही थी और ये कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही ज़रूर हैं, लेकिन ये रीज़न जो है ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका हो जाएगा सेकेंड वाला। ये देखिए इंग्लिश में भी एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, सेम जो मैंने समझाया है वो इंग्लिश में जिनको भी दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में रचनावाद द्वारा अधिगम प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसका हो जाएगा सहयोगी जो चिंतन होता है वो सही नहीं है। अब इसके लिए मैं इंग्लिश में जाना प्रेफर कर, थिंकिंग से देखिएगा, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और थिंकिंग से क्वेश्चन एचएम में भी आया हुआ था और यहाँ पे भी आया हुआ था। वहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया था, तो वहाँ सीक्वेंस में क्या था, पहले परसेप्चुअल था और आखिरी में क्रिटिकल आ जाता है। तो थिंकिंग वाला ढंग से टॉपिक पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर वैसे क्या होना था, एसोसिएटिव थिंकिंग जो है वो सही नहीं होता है फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल पैल्सी इज द टाइप ऑफ, तो ये कौन सा टाइप होता है? फिर डिसेबिलिटी से अगेन एक क्वेश्चन है, तो ये कैसा टाइप है? ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। तो जितने भी टाइप की डिसेबिलिटी हैं उनको पढ़ लीजिएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो ये आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिनेरियो इन द स्कूल, मतलब कौन सा इन चारों में से कौन सा अच्छा सिनेरियो है टीचिंग लर्निंग का? तो देयर इज़ अ वॉइस ऑफ द स्टूडेंट ओनली व्हेन दे आंसर, मतलब आपको क्लास में बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है जब वो केवल आंसर देते हैं। देयर इज़ नो नॉइस इन द क्लासरूम, तो ये तो वैसे भी गड़बड़ हो रहा है। देयर इज़ अ वॉइस ऑफ स्टूडेंट व्हेन देयर इज़ सम डिबेट इन द स्कूल, तो बिल्कुल ये अगर आपको सुनने को मिल रहा है, अगर ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि वहाँ पे बच्चों में किसी टॉपिक को लेके डिबेट हो रही है, तो वो तो एक अच्छा सिनेरियो होगा ना टीचिंग लर्निंग का, वहाँ से सीख रहे होंगे वो, तो इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट टीचर वॉन्ट्स हिज स्टूडेंट टू विलिंगली टेक इनिशिएटिव टू इंगेज देमसेल्फ इन लर्निंग, यानी कि एक स्कूल का अध्यापक चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो अपने आप को इंगेज रखें लर्निंग में, मतलब उसमें बिजी रहें। तो द टीचर शुड प्रमोट, तो टीचर को कैसी लर्निंग क्लासरूम में लानी चाहिए? तो ऑब्वियसली एक्सपेरियंशियल लर्निंग लानी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें वो मतलब अनुभव के आधार पर जो
सीखेगा वो उस चीज़ों में वो इंगेज रहेगा। ये हिंदी में ऑप्शन देख लीजिए, प्रतिनिधि रूप, अनुभवात्मक, समस्या समाधान या रिसेप्शन अधिगम। तो इसका आंसर अनुभवात्मक हो जाएगा, क्योंकि वो अनुभव के आधार पे जो चीज़ें भी जिन चीज़ों में इंगेज रहेगा तो वो उससे संदर्भ होकर के कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्चुअल होकर के वो सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय कक्षा के परिदृश्य में पद अग्रिम आयोजक जुड़ा है। अब इसको मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगी, लेकिन इसका आंसर देख लीजिए क्या होना है। 47 का आंसर होना है सार्थक अधिगम से। ठीक है, सार्थक अधिगम से। तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को है एडवांस ऑर्गेनाइजर इज एसोसिएटेड विद। जो एडवांस ऑर्गेनाइजर होते हैं क्लासरूम में वो मीनिंगफुल लर्निंग से एसोसिएट करते हैं, जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनसे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश इज मोस्टली वरीड अबाउट वॉट अदर थिंक ऑफ इन। ये सबके साथ होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। जैसे मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी यही था, कभी ना कभी हम लोग ये सोचते हैं कि यार दूसरे क्या सोचेंगे, या थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी तो अब सब लोग मेरी फैमिली है एक तरीके से। तो यहाँ पे प्रकाश के साथ भी यही दिक्कत हो रही है कि वो उसको दिक्कत है कि वो लोग क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे उसका लो सेल्फ स्टीम यानी कि निम्न आत्मविश्वास है। इन द क्लासरूम लर्निंग सिनेरियो पनिशमेंट इज। तो पनिशमेंट क्या है, अब ये बताने की जरूरत नहीं, पनिशमेंट तो हमेशा गलत माना जाता है, लेकिन ये एक निगेटिव इन्फोर्समेंट है, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक पुनर्बलन। अभी मैं हिंदी में भी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको निगेटिव यहाँ पे भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि अगर पनिशमेंट आप देते हैं तो वो निगेटिव री का काम करता है, लेकिन सेम टाइम पे जो पॉजिटिव री है वो आपका निकल जाता है। ठीक है, तो इसको आप हिंदी में देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। ये देखिए दंड है, तो दंड में नकारात्मक प्रबलकों का आगमन होता है, लेकिन निगेटिव रीइंफोर्समेंट आते हैं, लेकिन सकारात्मक प्रबलकों की निकासी हो जाती है, इनकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम लोगों को मारना नहीं है बच्चों को। और लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के निम्नलिखित सभी लक्षण हैं, यानी कि मानसिक रूप से अगर मेंटली कोई व्यक्ति हेल्थी है। अच्छा, हेल्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकली फिट होना, बल्कि मेंटली सोशली भी आप फिट हैं। ठीक है, तो मेंटल रूप से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके अंदर सभी लक्षण होंगे, सिवाय तो सिवाय किसके, सिवाय ऑब्वियसली कर्तव्यनिष्ठा होगी, उसमें भावनात्मक स्थिरता होगी, सहमतता होगी, लेकिन कलात्मक क्षमता जरूरी है कि क्या कोई मेंटली जो हेल्थी इंसान है तो वो आर्टिस्ट हो या फिर उसके अंदर आर्ट के प्रति कुछ रुचि हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए ये सिवाय पूछा था, यानी कि एक्सेप्ट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये देखिए, तो ये आपका आर्टिस्टिक एबिलिटी हो जाएगा कि ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही। ठीक है, मेंटली हेल्थी पर्सन में। अब यहाँ पे आपका ये 3rd यूनिट भी ख़त्म हो गई है। अब लास्ट यूनिट बचती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाली, वो भी मैं कंप्लीट ही करा दूंगी। कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ, ताकि आप लोगों को लास्ट टाइम में हेल्प मिल सके। तो बस थोड़ा सा इनकरेज करते रहिए ऐसे ही आप लोग, और कमेंट जरूर किया करें अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।